बेटा किसी के पास बुक है? ये देखिएगा, यहां हमारे पास आई का जो कोफिशिएंट है ये अलग फंक्शन है, बेटा आई का कोफिशिएंट को एफ टी कह दिया, ए के कोफिशिएंट को जी टी कह दिया है, और एच टी हमारे पास 10 है। अब हमें एन की डोमेन बतानी है तीनों की। डोमेन ऑफ एफ बताना है, डोमेन ऑफ जे बताना है, जी बताना है, डोमेन ऑफ एच बताना है। बेटा साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें एक्स टी की जगह कोई भी नंबर रख दूं, अनडिफाइंड आंसर नहीं आता, कोई भी एंगल रख दे। तो बेटा साइन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, कॉस की डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स होती है। बेटा tan एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका आंसर अनडिफाइंड आता है। tan 90 का रिजल्ट अनडिफाइंड आएगा, tan 270 का रिजल्ट अनडिफाइंड आएगा, tan 450 का रिजल्ट अनडिफाइंड आएगा। तो tan के अंदर बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिन पे रिजल्ट अनडिफाइंड आता है। तो 90, 270, 450 ये सारे एंगल्स हैं जिन पे रिजल्ट अनडिफाइंड आता है। आपको 10 की डोमेन याद करनी पड़ेगी। 90 का मतलब है पाई बाई 2, 270 का मतलब है 3 पाई बाई 2, 450 का मतलब है 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। इन तमाम एंगल्स पर 10 का रिजल्ट अनडिफाइंड आता है। तो बेटा इन तमाम एंगल्स को एक जगह बंद किया जाता है एक वैल्यू में, ताकि हम इसकी डोमेन को डिस्क्राइब कर सकें। मुझे ये सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इन तमाम एंगल्स को रिप्रेजेंट करूंगा 2n+1 पाई बाई 2, और मैं कहूंगा कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, कि मैं अगर n की जगह 0 रखूंगा तो मेरे पास इस वैल्यू का आंसर पाई बाई 2 आएगा। अगर मैं यहां n की जगह 1 रखूंगा तो मेरे पास इस वैल्यू का आंसर 3 पाई बाई 2 आएगा। अगर मैं n की जगह 2 रखूंगा तो मेरे पास आंसर 5 पाई बाई 2 आएगा। तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2। तो 10 की डोमेन आपने याद करनी पड़ेगी, और आगे लिख देंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब बेटा हमें इसकी कंबाइंड डोमेन बतानी है। अब r की डोमेन क्या होगी? इन सबका कॉमन। बेटा असल में मसला ये आता है कि जब आपके पास पहली डोमेन रियल नंबर्स है, दूसरी डोमेन भी रियल नंबर्स है, तीसरी डोमेन रियल नंबर्स तो है लेकिन वो रियल नंबर्स है जो कि माइनस हो रहे इनमें से कुछ। तो अब सब में से कॉमन क्या रिजल्ट होगा? तो कॉमन रिजल्ट हमेशा वो रिजल्ट होगा जिसमें रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है। मतलब जो 10 का रिजल्ट है, यहाँ तमाम रियल नंबर्स है, यहाँ भी तमाम रियल नंबर्स है, लेकिन यहाँ रियल नंबर्स है ऐसे, इनको छोड़कर, इन वैल्यूज को छोड़कर वो रियल नंबर्स है। मतलब इस वैल्यू के अंदर कुछ रियल नंबर्स मौजूद है, इसमें तमाम रियल नंबर्स मौजूद है, इसमें तमाम रियल नंबर्स मौजूद है।
लेकिन इस वैल्यू में कुछ रियल नंबर्स मौजूद है क्योंकि रियल नंबर्स में से ये वैल्यूज निकाल दी गई है, तो इसीलिए इसकी जो डोमेन है वो यही होगी कि रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n plus 1 pi by 2 for all n belongs to z. इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है gt बराबर है cos t I माइनस cot j cot tj प्लस का cosec tk। बेटा ft cos t है, gt gt माइनस का cot t है और ht cosec t है। बेटा आपको ये याद रखना है, साइन या कॉस दोनों में से कोई भी आ जाए, डोमेन हमेशा रियल नंबर्स होगी। साइन या कॉस में से कोई भी आ जाए, डोमेन हमेशा रियल नंबर्स होंगी। हमें इन दोनों की डोमेन बतानी है। बेटा मसला ये आता है कि डोमेन एक ऐसी वैल्यू है जिसमें रिजल्ट अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के। अगर आप कॉट में 0 डिग्री रखें तो cos 0 अपॉन साइन 0 आप निकालें तो cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, रिजल्ट अनडिफाइंड आता है। अगर आप cot 180 निकालें तब भी cos 180 अपॉन साइन 180, इसका रिजल्ट भी अनडिफाइंड आता है। अगर आप cot 360 निकालें तो इसका रिजल्ट भी अनडिफाइंड आता है। तो cot बेटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका आंसर अनडिफाइंड आता है कुछ एंगल्स पर। जिन एंगल्स पर अनडिफाइंड आंसर आता है वो एंगल्स डोमेन का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकते। मतलब इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स तो होगी, लेकिन एक्सेप्ट वो वैल्यूज होंगी जिन पे अनडिफाइंड रिजल्ट आ रहा है। अब ये अनडिफाइंड रिजल्ट कौन कौन से आपके सामने? 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, आगे और भी एंगल्स होंगे। रेडियन में लिखा जाता है 0 रेडियन, पाई रेडियंस, 2 पाई, आगे आएगा 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। इन सब पे इसका रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा होगा। अब इन सब पे इसका रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है तो हमें ये सारे एंगल्स को एक ऐसी वैल्यू में बंद करना होगा जिससे ये तमाम एंगल्स रिप्रेजेंट हो जाए। तो मैं इसको कहूंगा n पाई। अगर n की जगह 0 रखूंगा तो पहला एंगल मिल जाएगा, n की जगह 1 रखूंगा तो पाई आ जाएगा, n की जगह 2 रखूंगा 2 पाई आ जाएगा, n की जगह 3 रखूंगा 3 पाई आ जाएगा, n की जगह 4 रखूंगा 4 पाई आ जाएगा। तो बेटा इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू z। बेटा कॉट और कोसेक दोनों में एक बात कॉमन है, कॉट में भी और कोसेक में भी दोनों में साइन नीचे आता है। दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर में साइन आता है, तो दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर में साइन आने की वजह से दोनों की डोमेन सेम होती है। जो कॉट की डोमेन होगी वही कोसेक की डोमेन होगी। अब बेटा
हमें इनकी कंबाइंड डोमेन लिखनी है। इनकी कंबाइंड डोमेन क्या होगी? बेटा फर्स्ट वैल्यू में तमाम रियल नंबर्स हैं, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है बिल्कुल। इन दोनों में कुछ रियल नंबर्स हैं, इन दोनों में कुछ रियल नंबर्स हैं और इसमें तमाम रियल नंबर्स हैं। तो तीनों का कॉमन क्या होगा? जिनमें कुछ रियल नंबर्स है वो आंसर होगा। ये इसकी डोमेन आएगी। तो वेक्टर फंक्शन की लिमिट कैसे निकलेगी भाई? हमारे पास ये फंक्शन है गिवन e की पावर 3t माइनस 1 i प्लस √3 प्लस t माइनस √3 अपॉन 3t j 1 अपॉन 9t प्लस 1 के। बेटा यहां लिमिट निकालने के लिए टेकिंग लिमिट ऑपरेटर दोनों साइड्स पे लगाना होगा। लिमिट ऑपरेटर होता है लिमिट t टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये है कि t अप्रोचेस टू 0, t 0 को अप्रोच कर रहा है, t नियर टू 0 है, मतलब t जो है वो 0 के बहुत करीब है। बहुत करीब से मुराद हो सकता है 0.00001 है, हो सकता है 0.0000001 है। तो t 0 के बहुत करीब है, तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी हमें ये बतानी है। वैसे चैप्टर 2 में डिटेल बताऊंगा कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहां पर दोनों साइड्स पर ये ऑपरेटर लगाएंगे, तो दोनों साइड्स पर हमने ये ऑपरेटर लगा दिया। अब बेटा ये जो लिमिट ऑपरेटर है, लिमिट का असर आई जे के ऊपर नहीं होगा जैसे डिफरेंशिएशन में होता है। लिमिट बेसिकली एक तो पुराना तरीका भी है डेरिवेटिव निकालने का। ये जो लिमिट की साइन है ये इन तीनों वैल्यूज के साथ अलग अलग लग जाएगी। तो इन तीनों वैल्यूज को हम यहां पर लिखेंगे, इनके साथ लिमिट की साइन लग जाएगी e की पावर t माइनस 1 i लिमिट √3 प्लस t माइनस √3 अपॉन 3t j प्लस लिमिट x t टेंड्स टू 0 1 अपॉन 9t प्लस 1। बेटा लिमिट अप्लाई करने पर आंसर अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश ये होती है।
तभी हम अनडिफाइंड रिजल्ट से बच सकते हैं। अब 3t को हटाने के लिए क्या करें? क्योंकि ऊपर दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो नीचे वाले 3t को हटाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 3t प्लस रूट 3। लिमिट t टेंड्स टू 0, बेटा इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कराएंगे रूट 3 प्लस टी से और प्लस रूट 3 से, डिवाइड कराएंगे इसी वैल्यू से, ये एज इट इज रहेगा। बाकी वैल्यू में अगर t की जगह 0 रखते हैं तो अनडिफाइंड रिजल्ट नहीं आएगा। ये एज इट इज रहेगा। ऊपर बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा, दोनों वैल्यूज में प्लस माइनस का फर्क है। ऊपर आएगा रूट 3 प्लस टी का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 3t इंटू रूट 3 प्लस टी प्लस रूट 3 जे। अब बेटा यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे ये आएगा 3 प्लस टी माइनस 3 अपॉन 3t रूट 3 प्लस टी प्लस रूट 3। बेटा यहां 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, ऊपर t बचा है, नीचे लिखा है 3t रूट 3 प्लस टी प्लस रूट 3। बेटा t से t कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाइंग लिमिट, जहां जहां t लिखा हुआ है वहां 0 रख देंगे। e की पावर 3 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 0 प्लस रूट 3 जे 1 अपॉन 9 इंटू 0 प्लस 1 के। बेटा e की पावर 0 1 होगा,
ये आएगा √3 प्लस √3, ये 0 + 1 के आ जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा 0i, 0 ही कर देता डायरेक्ट, 0i है तो 0 हो जाएगा वो। 1/3 √3 और √3 ऐड होगा, 2√3 आ जाएगा, j + k आ जाएगा। तो बेटा इसका रिजल्ट आएगा 1/6 √3 j + k, ये आंसर आ गया। लिमिट निकालनी है, लिमिट t टेंड्स टू 1, खामोश हो जाए। वेक्टर u लिखना है जो कि t² i - 2j है। वेक्टर v लिखना है, बेटा एक काम यहां पर हो सकता है कि इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। डॉट प्रोडक्ट के लिए i से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2t³ i.i आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 2j, दोनों जगह ये मौजूद नहीं है, एक जगह है j एक जगह नहीं है तो 0 आएगा, और k भी दोनों जगह नहीं है तो 0 आएगा। लिमिट t टेंड्स टू 1, 2t³ i.i 1 के बराबर है। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि यहां अनडिफाइंड रिजल्ट आ नहीं सकता, फ्रैक्शन में है ही नहीं है। t की जगह 1 रख दिया, आंसर आ गया 2। इसका पार्ट 1 आप लोग कर लें। पार्ट 3 और 4 घर से करना है। पार्ट 3 में पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले से, जैसे आपने 5.2 में निकाला था, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे।